इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट पर। वे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अपन बात करने वाले हैं अपने आज के सेशन के बारे में। अपन ने पिछले सेशन में लगभग 2-3 क्लासों के अंदर सीड के बारे में पढ़ लिया था। अपन ने इसमें सीड की बात करें, अगर बीज की बात करें तो इसकी परिभाषा देखी। अपन ने बीज के प्रकारों के बारे में बात की, बीज की विजिबिलिटी देखी, उसकी जीवन क्षमता और बीज के परीक्षण के बारे में देखा, बीज की गहराई देखी। उन सब के बारे में अपन ने चर्चा कर ली है। अगर आपने वो सेशन ज्वाइन नहीं किया है तो वो सेशन को जाकर देख लीजिए। लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है प्ले लिस्ट, वहाँ जाके आप वो सारे क्लासेज सेशन अटेंड कर लीजिए। और आज अपन बात करने वाले हैं सीड की। और जो भी अपन यहाँ पर पढ़ेंगे वो 6 दिन के द्वारा जो तैयार किया हुआ सिलेबस है उसके अनुरूप है। एकदम नया सिलेबस है, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी आपको सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट पढ़ाएगा वो सही पढ़ाएगा, कोई गलत नहीं पढ़ाएगा। पिछले 2-3 दिन से कमेंट आ रहे हैं कि सर आपने वो पुराने वाला सिलेबस पढ़वा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, जो नया सिलेबस लागू हो गया है वो नया सिलेबस ही हम पढ़ा रहे हैं, आपको डरने की कोई बात नहीं है। आज अपन बात करने वाले हैं वो नर्सरी के बारे में बात करने वाले हैं। और अपन शुरू करते हैं अपने सेशन को। आज अपन बात करेंगे जो अपना 6वां लेक्चर है, इसमें है नर्सरी बेड एंड ट्रांसप्लांटिंग। यानी कि जो नर्सरी बेड होती है, पौधशाला होती है, अपन उस पौधशाला के बारे में पढ़ेंगे कि पौधशाला क्या होती है, क्यों बनाई जाती है, पौधशाला के क्या क्या फायदे हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा अपन पढ़ेंगे ट्रांसप्लांटिंग के बारे में, यानी कि पौधशाला से पौधों को अपन है वो खेत के अंदर लगाते हैं, ट्रांसप्लांटिंग कराते हैं, उनका स्थानांतरण करते हैं, उनके बारे में अपन विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो अपने सेशन को शुरू करते हैं। कान और आंखों दोनों को खोल लीजिए और अपना पूरा ध्यान है वो यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लाइए। अपन बात करते हैं सीड बेड की, बीज सैया की। किसकी बात करेंगे? सीड बेड या बीज सैया। बीज सैया वो स्थान है जहाँ बीज अंकुरित होते हैं तथा जिस माध्यम से पौधे अपनी जड़ों द्वारा खाद्य पदार्थ, जल एवं वायु ग्रहण करते हैं। बीज सैया की बात करें अपन, अगर सीड बेड की बात करें कि सीड बेड क्या होता है। सीड बेड वो स्थान होता है जहाँ पर सीड का जर्मिनेशन होता है, बीज का अंकुरन होता है। और अंकुरित जो नवोदित बीज होता है, वो अंकुरित नवोदित बीज है, उससे जड़ निकलती है और वहाँ से है वो खाद्य पदार्थ, पोषक तत्व और सूर्य का प्रकाश, नमी वगैरह को ग्रहण करता है और अपनी पौधे की वृद्धि में जो वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है। अब है अपन नर्सरी। नर्सरी क्यारी जिसको अपन बोलते हैं कि जहाँ पर बीजा अंकुर खेत में रोपाई के लिए तैयार किए जाते हैं, उस स्थान को बोलते हैं नर्सरी। जहाँ पर बीजा अंकुर होता है, ये मान लो अपना कोई भी बीज है, इस बीज का जर्मिनेशन हो गया, बीज का अंकुरन हो गया, उस स्थान को अपन बोलेंगे क्यारी बोलेंगे। और बीज सैया वो होती है जो क्यारी के अंदर तैयार की जाती है, उस स्थान को अपन बीज सैया या सीड बेड बोलते हैं। क्यारी वो स्थान हो गया, ये मान लो हो गया क्यारी। अपन बात करें ये स्थान है अपना क्यारी, इसके अंदर अलग अलग सीड बेड तैयार की हुई है। एक ये सीड बेड तैयार हो गई, एक ये सीड बेड तैयार हो गई और ये सीड बेड तैयार हो गई। इन सीड बेड के अंदर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर बीज का होता है जर्मिनेशन। क्या होता है? यहाँ होता है बीज का जर्मिनेशन, ये ऐसे जर्मिनेशन होगा बीज का। तो ये पूरा क्षेत्र है, ये तो हो गया क्यारी। और उसके अंदर जो अलग अलग बीज सैया तैयार की हुई है, इसको बोलेंगे अपन सीड बेड बोलेंगे। तो ये होता है सीड बेड और क्यारी के बारे में। The bed where seedling are raised and for transplanting to the field is called nursery. नर्सरी किस स्थान को बोलते हैं? जहाँ पर है वो सीडलिंग होते हैं, जो छोटे बीजांकुर होते हैं, वो वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं उनकी, और उससे खेत में अपन रोपाई करने के लिए उसको तैयार करते हैं, उसको अपन बोलते हैं नर्सरी। अगला है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सीड बेड, यानी कि बीज सैया के क्या क्या गुण होने चाहिए। उस बीज सैया के गुणों के बारे में अपन बात करें छोटी सी, कि बीज सैया होती है उसके क्या क्या अपन को गुण देखने को मिलती है। अगर उनकी अपन बात करें बीज सैया के गुणों की, तो बीज को अच्छी प्रकार से अंकुरित होने तथा पौधों की भूमि से खाद्य पदार्थ, जल, वायु सुगमता से ग्रहण करने के लिए बीज सैया के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। एक बीज होता है, उसको अच्छी तरह से अंकुरित करने के लिए, उसकी अच्छी ग्रोथ कराने के लिए मृदा से पोषक तत्व, जल, लवण आदि ग्रहण करता है, उसके लिए उनको है अच्छे वातावरण की जरूरत होती है। और एक बीज जो क्यारी होती है, सीड क्यारी होती है, यहाँ भी अपन सीड बेड बोलते हैं, उसका सबसे अच्छा गुण होता है कि वो बीज को अनुकूलित वातावरण दे सके। बीज को बीज सैया में डालने पर अंकुरन के लिए नम मिट्टी बीजों के संपर्क में आ जाए, वहाँ पर है बीज सैया होती है। जो सीड बेड होती है वहाँ की मिट्टी होनी चाहिए वो आर्द्रता युक्त होनी चाहिए, नम होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए?
मिट्टी है वो आर्द्र युक्त होनी चाहिए, नमी युक्त होनी चाहिए, ताकि बीजों का जर्मिनेशन है वो आसानी से हो सके। मृदा में पौधों की जड़ों को फैलने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मृदा है वो कठोर नहीं होनी चाहिए, बलुई दोमट मृदा होनी चाहिए। कैसी मृदा होनी चाहिए? बलुई दोमट मृदा होनी चाहिए, बलुई दोमट। जो अपनी सीड बेड है या अपनी नर्सरी है उसकी मृदा की अगर अपन बात करें तो बलुई दोमट मृदा होनी चाहिए, और ज़्यादा है वो कठोर नहीं होनी चाहिए। अगर मृदा ज़्यादा कठोर नहीं होगी तो उसके अंदर है जड़ आसानी से पौधों की, छोटे पौधों की होगी, बीजांकुर होगी, उनकी जड़ें आसानी से ग्रोथ कर पाएगी और पौधा है वो आसानी से वृद्धि कर पाएगा। इसलिए है अपन बात करें तो मृदा है वो ज़्यादा कठोर नहीं होनी चाहिए, बलुई दोमट मृदा होनी चाहिए। भूमि से पौधों को वृद्धि करने के लिए उचित मात्रा में जल, वायु व पोषक तत्व प्राप्त हो जाने चाहिए। अपन जहाँ पर सीड बेड तैयार कर रहे हैं, अपनी नर्सरी तैयार कर रहे हैं, वो मृदा उपजाऊ होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? मृदा है वो उपजाऊ होनी चाहिए। उपजाऊ मृदा के क्या क्या गुण है कि उस मृदा से उचित मात्रा में अपन को पोषक तत्व प्राप्त होने चाहिए, खनिज लवण उचित मात्रा में प्राप्त होने चाहिए। उसके अलावा वहाँ से पौधों की वृद्धि के लिए जल की मात्रा भी उचित मात्रा में अपन को मिलना चाहिए, उचित मात्रा में प्राप्त होना चाहिए। ये होता है उस मृदा का है उपजाऊपन के गुण होने चाहिए। अगला है फसल के पौधों के साथ विभिन्न खाद्य तत्व, जल, वायु के लिए प्रतियोगिता व रहने वाले खरपतवारों के पौधे नष्ट हो जाने चाहिए। जहाँ पर अपन सीड बेड तैयार कर रहे हैं, नर्सरी तैयार कर रहे हैं अपनी, वहाँ पर है खरपतवार मुक्त होने चाहिए, वहाँ पर वीड नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? अलग कोई दूसरे प्रकार के पौधे वहाँ पर है, उनके बीच में कंपटीशन नहीं होना चाहिए। कंपटीशन स्थान को लेकर हो सकता है, जगह को लेकर हो सकता है, प्रकाश को लेकर हो सकता है, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर हो सकता है, या पोषक तत्वों को लेकर, कोई अलग फर्टिलाइजर को लेकर हो सकता है। तो पौधों के साथ में मतलब नर्सरी के अंदर है खरपतवार नहीं होने चाहिए, ताकि उनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं हो और पौधे है आसानी से ग्रोथ कर सके, अपनी वृद्धि कर सके। अगला है फसलों में जो रोग भूमि से फैलते हैं उनके रोगाणु को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। ऐसे रोग जो मर्दोड होते हैं, या अपन जिसको मृदा से होने वाले रोग बोलते हैं, उन रोगों को है पहले से ही नष्ट कर देना चाहिए। भूमि को पहले से उपचारित कर देना चाहिए, ताकि मृदा जनित रोग है उस क्षेत्र में नहीं होने चाहिए। फसलों में जिन कीटों का आक्रमण होता है, अगर उन कीटों का जीवन चक्र भूमि से गुजरता है तो उनको भूमि में ही नष्ट कर देना चाहिए। और जिन फसलों में कीटों का आक्रमण होता है, उन फसलों का अगर कोई भी अवशेष है, प्यूपा वगैरह है, अगर उस भूमि के अंदर है तो उसको नष्ट कर देना चाहिए। जैसे कातरा की अगर अपन बात करें तो जो प्यूपा अवस्था होती है वो सुषुप्त अवस्था होती है, तो उसको है अपन को नष्ट कर देना चाहिए। भूमि को कटान से बचाने के लिए भौतिक दशा तैयार कर देनी चाहिए। भूमि को है अगर अपन मृदा कटान और जल कटान से रोक बचाते हैं तो उनके लिए है भौतिक दशा इस प्रकार से तैयार कर देनी चाहिए। अगर ढलान वाली मृदा है तो वहाँ पर अपन सीढ़ीनुमा भूमि तैयार करेंगे। कैसे करेंगे? सीढ़ीनुमा भूमि तैयार करेंगे। और अगर 10% से अधिक ढलान है मृदा के अंदर तो वहाँ पर अपन सीढ़ियाँ बनाएंगे, सीढ़ीनुमा खेती करेंगे। तो मृदा को है जो ढलान युक्त मृदा में जल से मृदा कटान को रोकने के लिए उचित अपन को वातावरण परपथ तैयार करना चाहिए। उसके अलावा अपन बात करें, अगर वायु द्वारा अपर्दन होता है तो वायु रोधी वृक्षों को लगाना चाहिए, जो है मृदा कटाव को रोकते हैं, मृदा के वायु द्वारा अपर्दन को रोकते हैं। भूमि में ऊपरी सतह से नजदीक यदि कोई कठोर परत हो तो उसको नष्ट कर देना चाहिए, जिससे भूमि में जल पारगम्यता बढ़ जाती है। अगर मान लो ये अपनी भूमि सतह है, इस भूमि सतह के नीचे ऐसी कोई कठोर परत है जिससे इस जल का परकोलेशन नहीं होता है, जल भराव की समस्या रहती है, तो इस परत को है वो नष्ट कर देना चाहिए, ताकि जल की मृदा के अंदर पारगम्यता बनी रहे, परकोलेशन आसानी से हो सके, जल का परकोलेशन आसानी से हो सके, और अपन को है जल भराव की समस्या या सेम की समस्या उत्पन्न नहीं हो। अगर मृदा के अंदर सेम की समस्या उत्पन्न नहीं होगी तो पौधे है वो आसानी से ग्रोथ कर पाएंगे। अब अपन बात करते हैं ट्रांसप्लांटिंग की। ट्रांसप्लांटिंग किस प्रकार से किया जाता है? जो बीजांकुर होते हैं, बीज से हमें तैयार किए जाते हैं, उनको है अपन खेत में रोपण के लिए कैसे तैयार करते हैं, उनकी रोपाई है वो किस प्रकार से करते हैं, उनके बारे में अपन अब बात करेंगे। नर्सरी या क्यारी से बीजांकुर को बीज से हमें रोपने को स्थानांतरण कहते हैं। स्थानांतरण या ट्रांसप्लांटिंग क्या होता है कि नर्सरी या क्यारी से अपन बीजांकुर को बीज से हमें रोपण करते हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे? ट्रांसप्लांटिंग बोलेंगे। जब एक ही खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें तैयार की जाती है तो प्रत्येक फसल को पूरा समय नहीं मिल पाता है, इसलिए नर्सरी तैयार की जाती है। नर्सरी तैयार करने का ये क्या कारण है? ये मान लो अपना खेत है,
इस खेत के अंदर अपन एक वर्ष में एक से अधिक फसलें लेते हैं, तो इस खेत के अंदर दोनों फसलों को या एक से अधिक 3 फसलें लेते हैं अपन वर्ष के अंदर, तो तीनों फसलों को वृद्धि करने का पूरा समय नहीं मिल पाता है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अलग है अपनी नर्सरी बना देंगे और पौधों को इस नर्सरी के अंदर तैयार करेंगे। जब यहाँ वाली फसल कट जाएगी पक जाने के बाद में, तो इन पौधों को अपन यहाँ पर ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो उनका क्या है, समय है वो कम लगेगा और अपन वर्ष में एक से अधिक फसलों को है आसानी से ले सकते हैं। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो बीजांकुरण की प्रारंभिक अवस्था में वृद्धि कम होती है, इसलिए बीजांकुर को प्रारंभिक अवस्था के अतिरिक्त देखभाल की जरूरत होती है। जब जो सीड अंकुरित होता है, जो बीज अंकुरन होता है, उसकी प्रारंभिक वृद्धि के लिए उसको अनुकूलित वातावरण चाहिए। इसके लिए भी अपन है उनकी वृद्धि है वो कम होती है, इसके लिए उनको अपन प्रारंभिक अवस्था में अधिक जरूरत होती है, क्योंकि ये पतला तथा कमजोर होता है, इनको अधिक देख रेख की आवश्यकता होती है, इसलिए अपन नर्सरी में लगाते हैं। छोटे बीज वाली फसलें जैसे तंबाकू, मिर्च, टमाटर आदि की बुआई उथली तथा इन्हें बार बार सिंचाई की जरूरत पड़ती है। जो छोटे बीजों वाली फसलें हैं जैसे तंबाकू हो गई, छोटे बीज वाली फसलें तंबाकू है, मिर्च है, टमाटर है, ये जो छोटे बीज वाली फसलें हैं इनको उथली भूमि में या उथली बुआई की जाती है, मतलब इनकी भूमि की सतह पर ये बीज को रखा जाता है। इनकी गहराई है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, डेप्थ है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अपन ने जब पिछले चैप्टर में सॉइल डेप्थ के सीड डेप्थ के बारे में पढ़ा था, तो अपन ने पढ़ा था छोटे बीजों की डेप्थ है या गहराई है वो बिल्कुल ही कम रखते हैं, इसलिए इनको नर्सरी में उगाया जाता है। बड़े क्षेत्र में बोए गए बीजों की देखभाल तथा पानी देना, खरपतवार नियंत्रण, कीट नियंत्रण आदि क्रियाएं करने में कठिनाई आती है। अगर मान लो एक अपना ये खेत है और एक अपना ये खेत है, अगर अपन को कहे खेत का नियंत्रण करना, तो जो छोटे वाला खेत है यहाँ पर अपन नियंत्रण आसानी से कर पाएंगे, खरपतवार अपन आसानी से नियंत्रित करेंगे, कीट नियंत्रण करेंगे, रोग नियंत्रण करेंगे। इसलिए उनको है जो कम की क्षेत्र के अंदर है अपन नर्सरी तैयार करते हैं, बल्कि जो बड़ा क्षेत्र होता है, बड़े क्षेत्र के अंदर कीट नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण आदि में है जो समय अधिक लगता है, नियंत्रण अपन आसानी से नहीं कर पाते। जब पौधे एक निश्चित वृद्धि अवस्था तक बढ़ जाते हैं तो उन्हें उखाड़कर मुख्य खेत में रोपण कर दिया जाता है। जब पौधों की ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं तब उनको उस क्यारी से उखाड़कर अपन है वो खेत के अंदर है वो अपन लगा देते हैं, उनको प्रत्यारोपित कर देते हैं। स्थानांतरण से विभिन्न प्रकार के अपन को लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे सिंचाई पानी की बचत हो जाती है, पौधा अच्छी अवस्था में खड़ा रहता है तथा फसल सघनता भी बढ़ जाती है। ट्रांसप्लांटिंग से एक सौ अपन को है कि पानी की सिंचाई की आवश्यकता कम होगी। उसके अलावा और अपन बात करें तो फसल सघनता भी बढ़ जाती है। स्थानांतरण परिणाम भी अपन को अच्छे से प्राप्त होता है। नर्सरी से पौधों को है उचित अवस्था में उखाड़ कर तथा उचित गहराई पर अपन बुआई कर सकते हैं। उसके अलावा बात करें तो किसी भी फसल की नर्सरी की इष्टतम आयु उस फसल के पूर्ण अवधि में से प्रत्येक महीने का 1 सप्ताह की गणना की जाती है। यह नर्सरी की आयु निर्धारित करने का प्रमुख नियम है। अगर अपन बात करें किसी भी फसल की नर्सरी आयु ज्ञात करनी है, कोई भी फसल है मान लो, उस फसल को अपन नर्सरी के अंदर कितने समय तक रखेंगे उसकी अगर अपन बात करें तो पूर्ण अवधि में से प्रत्येक महीने की, मान लो अगर फसल है अपनी 5 माह की है, 5 माह की फसल है तो प्रत्येक महीने का 1 सप्ताह की गणना की जाती है। यानी कि 5 माह में कितने सप्ताह होते हैं, प्रत्येक माह का 1 सप्ताह यानी कि 5 सप्ताह। कोई फसल है अपनी मान लो 5 माह जिसकी उम्र है, उसको नर्सरी के अंदर कितने समय तक रखेंगे अपन, तो 5 सप्ताह तक उसको है अपन नर्सरी के अंदर रखेंगे। ये होती है नर्सरी के समय गणना करना। यानी कि जब जितनी फसल की उम्र होती है उसका 1 महीने का 1 सप्ताह। अगर मान लो फसल की उम्र अपनी 10 माह है तो उसकी नर्सरी उम्र होगी वो होगी 10 सप्ताह। ये अपन को ध्यान रखना है। अब है अगला क्रॉप स्टैंड एस्टेब्लिशमेंट। क्रॉप स्टैंड एस्टेब्लिशमेंट उसके बारे में अपन बात करते हैं कि जो फसल पौध स्थापना है वो किस प्रकार से करते हैं। इनके सामान्य उद्देश्यों की बात करें तो एक समान फसल पौध की स्थापना करनी चाहिए अपन को। जो अच्छे अच्छे एक समान प्रकार के अपन को पौधे दिखते हैं उनकी अपन को स्थापना करनी चाहिए। क्षेत्र में अधिकतम उपज के लिए पौध एक समान होना चाहिए। स्थानांतरण एक अच्छा पौध स्थापना प्रदान करता है। अधिकतम अपन को उपज प्राप्त करने के लिए पौधों को एक समान रखना चाहिए और अधिक उपज वाला पौधा अपन को अधिक उपज देगा।
सीधी बुआई विशेष रूप से अधिक पानी वाले क्षेत्रों में समस्याग्रस्त हो सकती है। अगर अपन सीधी बुआई की बात करें, बिना नर्सरी के अपन अगर बुआई की बात करें, तो वो मतलब अधिक से पानी वाले क्षेत्र है उनमें अपन को समस्या दे सकती है, समस्याग्रस्त हो सकती है। तो आज के सेशन में अपन ने बात की नर्सरी के बारे में। मुझे आशा है कि जो आज अपन ने पढ़ा है आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, उनको भी है जो इस सरोकार से है जो अधिक से अधिक जोड़ने का कष्ट करें, ताकि उनको भी है वो अधिक से अधिक फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।